महीनों पढ़ाई करने के बाद भी नॉर्सेट क्लियर नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है, क्या उन स्टूडेंट्स की पढ़ाई में प्रॉब्लम है? नहीं, असली प्रॉब्लम है रिवीजन के अंदर। एक अच्छा रिवीजन सिस्टम नहीं है, इस वजह से बच्चे इतना पढ़ने के बाद भी क्रैक नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में हम इसी समस्या का समाधान करने वाले हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 7 फेजेस जिससे आपका रिवीजन का सिस्टम और नॉर्सेट क्रैक करने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हो जाने वाले हैं। नॉर्सेट 11 के अंदर आप इस 7 फेज रिवीजन सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो आपको इस चीज को समझना है कि हर साल हजारों लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम्स के अंदर अपीयर होते हैं। ठीक है, लेकिन हर कोई उसे क्रैक नहीं कर पाता क्योंकि वो बच्चे स्टडिंग में और रिवीजन के अंदर फर्क नहीं समझते। स्टडी, पहली बारी किसी चीज को पढ़ना, पहली बारी उस चीज को समझना। रिवीजन का मतलब होता है पहले ऑलरेडी पढ़ी हुई चीज को रिकॉल कर पाना, एग्जाम के अंदर उसे वापस याद कर पाना। और बेटा नॉर्सेट 11 या पूरा ही नॉर्सेट कहें तो अब काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है, ज्यादा क्लिनिकल और एप्लीकेशन बेस्ड हो चुका है। तो आपको इस डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ रट्टे लगाना, सिर्फ और सिर्फ क्रैमिंग करना, मेमोराइजेशन करना काम नहीं आएगा। आपके लिए सबसे ज़रूरी यहाँ पर है चीज़ों को समझना और उन्हें रिपीटेडली बार-बार रिवाइज़ करना अंटिल आप उसे एक बार बैठते ही रिकॉल कर पाएँ। तो बिना किसी मोटिवेशन के, ऑलरेडी मोटिवेटेड आप हैं जब आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, तो आप ये तो समझना ज़रूर चाहते हो कि आपको ये 7 फेज़ सिस्टम कैसे अप्लाई करना है। एंड लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि लास्ट में हम 30 डेज़ का प्लान भी डिस्कस करने वाले हैं जो आपको बहुत काम आने वाला है। चलिए एक-एक करके फेज़ डिस्कस करते हैं। पहला फेज है सेल्फ असेसमेंट। देखो, इस एक नॉर्मल सी चीज को समझो कि आपका जो कंपटीशन है वो बाकी बच्चों से बाद में है और आपके खुद से पहले है ना? मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? जब तक आप खुद को ये नहीं समझोगे बेटा कि आपको फिलहाल क्या आता है, आपको क्या नहीं आता है, किस चीज पर मेहनत करने की जरूरत है, तो फिर इसका मतलब आप डायरेक्शनलेस, पॉइंटलेस टाइम वेस्ट कर रहे हो। सबसे पहले जरूरी है आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी वीकनेसेस को पहचानना और फिर एक स्टार्टिंग पॉइंट तक जाना। तो सब कुछ शुरू करने से पहले एक फुल लेंथ डायग्नोस्टिक टेस्ट दो जो कि आपको एनप्रप ऐप पर मिल जाएगा। टेस्ट देने के बाद पहचानो आपके कौन से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, कौन से वीक सब्जेक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बहुत ही सिली मिस्टेक्स हैं लेकिन आप बार बार करते रहते हो, कैसे उन्हें सुधारना है। सबसे पहले अपने आप को डायग्नोज करो क्योंकि बिना डायग्नोसिस के, बिना सही और अर्ली डायग्नोसिस के आप किसी भी डिजीज को ट्रीट नहीं कर सकते। देन आएगा सेकंड फेज। अब आपने ये तो पहचान लिया कि कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं, लेकिन क्या मैं सारे सब्जेक्ट्स को एक ही तरीके से प्रायोरिटाइज कर दूं? क्या आप किसी पेशेंट के अंदर एयरवे को और सर्कुलेशन को, डिसेबिलिटी को, सबको एक ही प्रायोरिटी पे रखते हैं? नहीं रखते हैं ना। ऑलमोस्ट पेशेंट्स के अंदर, ऑलमोस्ट सिनेरियो के अंदर हम क्या करते हैं, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन ये वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, है ना? एक्सेप्ट सीपीआर, वहां पे सीए भी हो जाता है, पर चलो वहां पे नहीं जा रहे हैं। तो अपने को करना क्या है, इस कंसेप्ट से आपको ये समझना है कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे लिए एयरवे के लेवल के इंपॉर्टेंट हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो ब्रीदिंग लेवल के इंपॉर्टेंट है ना, जो बाद में आएंगे, और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो सर्कुलेशन यानी कि और हम उनको बाद में कवर कर सकते हैं। सबसे पहले टारगेट करना है कैटेगरी ए सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कैटेगरी ए में आएंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ओबीजी एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कैटेगरी ए में रखने हैं, तो ज़रूर से ज़रूर ही कंप्लीट करने हैं। हर एक नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएँगे, बहुत मेजर पोर्शन आएगा। देन आते हैं कैटेगरी बी। यहाँ पे आपको रखना है पीडियाट्रिक्स, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फार्मा। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं लेकिन कैटेगरी बी में आते हैं। देन आते हैं कैटेगरी सी। अगर आपको भई नॉन नर्सिंग तो कभी भी स्किप नहीं करनी है क्योंकि अगर आपको किसी एग्जाम को क्वालीफाई करना है, जैसे अभी तक तो नॉर्सेट प्री में आ रहा था नॉन नर्सिंग, अब एसजीपीजे में भी सेम पैटर्न कर दिया प्री एंड मेंस का। डी ट्रिपल एस में तो 50-50 करके नर्सिंग नॉन नर्सिंग आती है। तो नॉन नर्सिंग को भी आपको स्किप नहीं करना है, जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड आपको लगाने हैं। हाँ, ये बाद की कैटेगरी के सब्जेक्ट्स हैं, इन्हें पहले करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप ए और बी को कंप्लीट कर लोगे, तो फिर आपको आगे मूव करना है। हमेशा ये फ्लो आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नहीं चाहिए कि सीधा ही मैंने कैटेगरी सी से स्टार्ट कर दिया, है ना? सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली कभी ट्रीट नहीं करना होता है। आपको हमेशा सब्जेक्ट वेटेज और उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से पढ़ना है और रिवाइज़ करना है। अब हमने सब्जेक्ट्स तो आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट के अंदर भी हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं। अब आता है आपका फेज 3। जैसे कि मेड सर्च है, मेड सर्च में कुछ टॉपिक्स कितने जरूरी हैं, एबीजी है, ईसीजी है, कार्डियो के टॉपिक्स हैं, एमआई है, हमेशा पूछे जाते हैं। न्यूरो में से जीसीएस हमेशा आता है, रेज्ड आईसीपी आता है, सीवीपी आता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं
जो हाई यील्डिंग है, इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होते हैं, इन पे से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो फिर आपको उस सब्जेक्ट में से भी उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है जो उसकी बैकबोन है, ठीक है? ओबीजी में से कुछ क्वेश्चंस हैं हमेशा रिपीट होते हैं, स्टेजेस ऑफ लेबर पर इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, पार्टोग्राफ आ जाता है, फार्मा की कुछ ड्रग्स हैं जो हमेशा ही रिपीट होनी है ना? पीडियाट्रिक कम्युनिटी हेल्थ में वैक्सीन्स हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है। तो दीज़ आर सम टॉपिक्स जो आपको हर एक सब्जेक्ट से आइडेंटिफाई करने होते हैं। आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली यू हैव एनप्रेप मेंटोर्स या टीचर्स हैं जो आपको ये चीज़ बता देते हैं कि बेटा क्या बार-बार रिपीट होता है। और अगर आपको फिर भी और डिटेल में समझना है तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे, वो प्रैक्टिस करो तो आपको एक क्लैरिटी आएगी कि अच्छा ये तो एग्ज़ामिनर का हर बार का फेवरेट है, ईसीजी तो आना ही आना हो। तो अब जब हमने चीज़ों को सही से समझ लिया, अरेंज कर लिया, अब हमें क्या करना है? क्या हमें सिर्फ सिलेबस करते रहना चाहिए, है ना? मैं नोट्स बना ली, उन्हीं को बार-बार पढ़ती रहूँ, क्या वो मेरे लिए काफ़ी है? नहीं। यस, रिवीजन का एक ये ट्रेडिशनल मेथड है कि अपनी बनाई हुई चीज़ों को बार-बार पढ़ो। कभी-कभी काम भी आता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन और भी एडवांस्ड अच्छा तरीका है। क्यों ना मैंने जो टॉपिक पढ़ा है उसे रिकॉल करने के लिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ, है ना? यही है मेरा नेक्स्ट फेज़, जिसमें हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना है। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ट्राई करो टॉपिक वाइज क्वेश्चन से स्टार्ट करने का, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, आइडेंटिफाई करो क्या बार-बार पूछा जाता है, क्लिनिकल सिनेरियो के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, वो सारे तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, है ना? क्योंकि सिर्फ नोट्स याद कर लेने से आप कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं करोगे। आपको पहले ये समझना होगा कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है या फिर अपनी उस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना होता है, ठीक है? तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप रिकॉल भी करोगे, उस रिकॉल से चीजें याद होंगी और यहाँ जहां अटकोगे, जिस क्वेश्चन को गलत करोगे, उस गलत क्वेश्चन को या फिर तुमने गेस वर्क किया था, तुक्का मारा था, उस क्वेश्चन को भी उसके रेशनल को अच्छे से वापस पढ़ना है और हो सके बिल्कुल ही कुछ नहीं याद आ रहा, वापस से उस टॉपिक को पढ़ो। ये भी रिवीजन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो जब आप टॉपिक वाइज तक पहुंच जाते हो, अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, है ना? फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अब हमें पूरे-पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, वो भी आप सब्जेक्ट टेस्ट से कर सकते हो, है ना? तो क्वेश्चंस को अपना हथियार बनाओ, उससे डरो मत, है ना? दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। उसको बार-बार जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना चीज़ें याद आती जाएँगी। और फिर आएगा वो फेज़ जब आपने टॉपिक वाइज़ कर लिया, फिर आपने पूरा का पूरा सब्जेक्ट वाइज़ रिवीजन कर लिया। सब्जेक्ट वाइज़ रिवीजन में भी आप दोनों स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। नोट्स रिवाइज़ करके पूरे सब्जेक्ट टेस्ट लगा लो, सब्जेक्ट टेस्ट देकर आइडेंटिफाई कर लो वीक टॉपिक्स और सिर्फ उनको रिवाइज़ कर लो। क्योंकि जो क्वेश्चन आप पहली बारी में ठीक कर रहे हो ना, 90% वो आप बाद में भी ठीक ही करोगे, आपको वो याद है। आपको उन चीज़ों को याद करने पे अब फ़ोकस करना है जो आपको बिल्कुल नहीं आती, ठीक है? रिविज़िट करते रहो बार-बार उन चीज़ों को जिसमें आप अटकते हो और वो आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, ठीक है? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का ये फ़ायदा नहीं होता है सिर्फ़ कि हमें ठीक है डर नहीं लगेगा या मुझे आ जाएँगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ये फ़ायदा भी होता है कि उससे हमारी मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग होती है। रिपीटेडली कोई चीज़ आएगी, कोई स्टिमुलस आएगा तो वो ज़्यादा जल्दी हमें याद होगा और ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन भी करेंगे। ठीक है? चलिए, मॉक टेस्ट लगाने भी बहुत ज़रूरी है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ। टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे, एग्ज़ाम कैसे हैंडल करना है सीख जाओगे, वीक एरियाज़ आइडेंटिफाई करोगे और यहाँ से फिर हम वापस चले जब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले पूरा रिवाइज़ करने नहीं, आपके एग्ज़ाम में अभी टाइम है ना? और आप हर वीक एक फुल लेंथ मॉक लगाते हो। आपको पता चल जाता है ये मेरी वीक एरियाज़ हैं। ऐसा भी नहीं है कि जैसे आइडेंटिफाई कर लिया तभी पढ़ने बैठ गई, नहीं। मेक अ लिस्ट। अपने टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके एक लिस्ट बना लो और एक एनालिसिस के लिए अलग टाइम रख दो। उस एनालिसिस में ये देखना है कि मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, आगे उसे मैं कैसे गलत ना करूं और साथ ही में लगे हाथ उस टॉपिक को रिवाइज कर देना है। ठीक है? चलिए, देन आते हैं रैपिड रिवीजन मोड के ऊपर। ठीक है? आपको एक्टिव रिकॉल टूल्स के ऊपर भी स्विच करना होगा। ट्रेडिशनल मेथड्स शायद इतना अच्छा काम ना आए। हो सकता है शॉर्ट नोट्स जो रहते हैं वो ज्यादा जल्दी हम पढ़ पाते हैं तो टाइम सेव होता है। एक तो जो मैंने पूरे नोट्स बनाए थे लेंथी, उसी को मैं वापस लेके बैठ रही हूँ। हर बार उतना ही टाइम लगा रही हूँ, हर बार उतना इससे अच्छा है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, वन लाइनर नोटबुक बना सकते हो, फ्लैश कार्ड्स रहते हैं, है ना? तो ऐसी चीज़ों को यूज़ करो जिसको देखते ही एकदम से एक्टिव रिकॉल हो जाए कि अच्छा इस टॉपिक में ये सब था। एक टॉपिक का 1 पेज समरी आप बना सकते हैं, है ना? तो जैसे ही आप वापस उसे रिवाइज़ करेंगे तो बहुत रैपिडली आप रिवाइज़ कर पाएँगे। क्लियर? एंड हियर कम्स द लास्ट वे। लास्ट 30 डेज में हमें ऑल इन वन रिवीजन करना है। अब यहाँ आकर कोई भी नया टॉपिक मत उठाना। अब यहाँ आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है जो हाई यील्ड थे,
जिसके सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब कोई नया टॉपिक यहाँ पे समझने मत बैठ जाना कि लाइफ में ही कभी नहीं पता था कि इको में क्या होता है और अब मैं इको पढ़ने बैठ जाऊँ, नहीं। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू दैट। ये आप तब कीजिए जब आपके एग्ज़ाम में 6 से 7 महीने बचे हुए हैं, ठीक है? तो पहले देख लो, फर्स्ट फेज़ में देख लो लर्निंग के लिए हाई यील्ड टॉपिक को, और सेकंड फेज़ अंडरस्टैंडिंग में कर सकते हो। वीक 3 टू 4 में ये है आपका थर्ड रिवीजन, ठीक है? जिसमें डेली एमसीक्यू करते रहो, एरर नोटबुक बनाते रहो और उसके रेशनल्स को वापस पढ़ते रहो, एंड लास्ट में सिर्फ और सिर्फ फुल मॉक टेस्ट देते रहना है। लास्ट 30 डेज़ के अंदर नई चीज़ें पकड़ के मत बैठना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस डाउन करेगा। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आई होंगी। लास्ट में ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि नॉरसेट इस चीज़ का एग्ज़ाम नहीं है कि कौन कितना ज़्यादा पढ़ सकता है। नॉरसेट ये भी टेस्ट करता है कि आप सही चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई कर पाओ और सही चीज़ों को अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर पाओ। क्या आप उन्हें रिकॉल कर पा रहे हो? ये वो टेस्ट करता है। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, हाई यील्ड टॉपिक्स आइडेंटिफ़ाई करने हैं, उन्हीं को रिवाइज़ करना है, उन्हीं के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, रेशनल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आप सही स्ट्रेटजी, सही डायरेक्शन फॉलो करोगे तो ज़रूर एग्ज़ाम क्रैक कर लो। और अगर ये रोड मैप आपको क्लियरली समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी ही स्ट्रेटजी की वीडियोस चाहिए और एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बहुत टफ लगते हैं, आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं। तो फिर अगली वीडियो हम उसी टॉपिक पर बनाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।